प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। विद्यार्थियों, बीएससी थर्ड ईयर में हमारा टॉपिक चल रहा है पुनर्योगज डीएनए तकनीक। पिछले वीडियो में हमने इसके परिचय के बारे में जाना था, जो इसका सामान्य परिचय है उसके बारे में जाना था। आज हम इसके जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, यानी इसके साधन और तकनीक हैं, उनके बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, पुनर्योगज डीएनए तकनीक में हम ये जान चुके हैं कि इसमें किसी भी इच्छित डीएनए या डीएनए के टुकड़े को किसी वाहक के साथ जोड़कर किसी अन्य डीएनए के साथ जोड़ा जाता है। वाहक डीएनए और जो बाहरी या इच्छित डीएनए होता है, वो दोनों मिलकर पुनर्योगज या काइमेरिक डीएनए का निर्माण करते हैं और फिर इस पुनर्योगज या काइमेरिक डीएनए को जीवाणु कोशिकाओं में प्रवेश करा देते हैं। वहाँ पर इसकी बहुत सारी कॉपी या प्रतिलिपियाँ तैयार हो जाती हैं, जिनको हम अनेक रूप से उपयोग में ले सकते हैं। ये सब कार्य पादप और जंतुओं के जो विभिन्न उत्पाद होते हैं, उनमें गुणवत्ता सुधार के लिए किए जाते हैं। तो आज हम जानेंगे पुनर्योगज तकनीक के साधन और तकनीक, यानी टूल्स एंड टेक्निक्स। ये इसका पहला वीडियो है। इसमें मुख्य रूप से हम जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, पुनर्योगज तकनीक जीन अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक शाखा है तथा जीन अभियांत्रिकी का शाब्दिक अर्थ जीन में परिवर्तन करना है। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक में भी हम जीन में परिवर्तन करते हैं। यह जीनी परिवर्तन किसी एक कोशिका से अन्य कोशिका में स्थानांतरित हो सकता है, जिसमें वह अनुपस्थित हो, अथवा एक ही गुणसूत्र में न्यूक्लियोटाइड के क्रम को किसी विधि से इस प्रकार परिवर्तित कर देना है जिससे उस जीन के लक्षण बदल जाएं। यद्यपि प्राकृतिक स्थानांतरण जीन अभियांत्रिकी या पुनर्योगज डीएनए तकनीक के अंतर्गत नहीं आते, जीन अभियांत्रिकी में कुछ प्रक्रियाएं नियंत्रित वातावरण में जीव के बाहर भी संपन्न की जाती हैं। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक में क्या होता है कि किसी भी जीन या डीएनए को किसी दूसरे गुणसूत्र के साथ जोड़ा जाता है और ये सब नियंत्रित वातावरण में इन विट्रो किया जाता है, यानी प्राकृतिक रूप से नहीं किया जाता है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के चरण। विद्यार्थियों, इस टेक्निक के बारे में जानने से पहले हम इसके क्या चरण हैं वो देखते हैं। ये एक डायग्राम के द्वारा आप देख सकते हो। सबसे पहले हमें वांछित डीएनए का चयन करना होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी, वांछित डीएनए वह होता है जो अच्छे लक्षणों युक्त होता है। इस चयनित डीएनए का शोधन करना होता है। जैसे मान लीजिए किसी पादप का कोई डीएनए वांछित है, तो उस पादप के किसी टुकड़े को लेकर उसमें से पहले डीएनए निकाला जाएगा। पादप का कोई टुकड़ा ले लिया जाएगा, उसमें पहले एक कोशिका पृथक की जाएगी, उस कोशिका में से फिर डीएनए पृथक किया जाएगा। शुद्ध शोधित डीएनए का पृथक्करण, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, पहले मान लीजिए एक पादप की पत्ती का चयन किया गया, उस पत्ती का एक टुकड़ा ले लिया, उस टुकड़े में से एक कोशिका ले ली, उस कोशिका में से डीएनए को अलग कर लिया। ये सब प्रायोगिक तौर पर होता है। वांछित जीन यानी लक्ष्य जीन को वेक्टर या प्लाज्मिड से जोड़ना। अब जो वांछित जीन है उसको और जो वाहक जिसको कहेंगे या जो प्लाज्मिड होगा, उन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है। लक्ष्य जीन व प्लाज्मिड डीएनए को जोड़कर बनी संरचना काइमेरिक डीएनए को परपोषी कोशिका में क्लोनिंग। अब वाहक डीएनए और वांछित डीएनए दोनों जुड़ जाएंगे तो उनको काइमेरिक डीएनए कहेंगे या पुनर्योगज डीएनए कहेंगे। अब उनकी क्लोनिंग यानी बहुत सारी कॉपी तैयार करने के लिए किसी बैक्टीरिया में प्रवेश करा देते हैं। इसके बाद काइमेरिक डीएनए को अन्य जीव कोशिका में प्रवेश कराना, फिर उसकी किसी एक कॉपी को किसी कोशिका में प्रवेश कराएंगे। फिर काइमेरिक डीएनए युक्त कोशिकाओं का चयन। अब जिन कोशिकाओं में वो प्रवेश करेंगे उन कोशिकाओं का चयन किया जाएगा और क्लोन की गई जीनों का विश्लेषण फिर किया जाएगा।
विद्यार्थियों, पुनर्योजित डीएनए तकनीक के कुछ निम्न चरण हैं। पहला है लक्ष्य डीएनए यानी वांछित जीन का चयन, शोधन एवं पृथक्करण। दूसरा, लक्ष्य जीनों या वांछित डीएनए को वेक्टर से जोड़ना। तीसरा, जीवाणु कोशिका में वाहकों, वेक्टर, प्लाज्मिड यानी काइमेरिक डीएनए की स्थापना तथा वांछित डीएनए का गुणन या क्लोनिंग। उपयोगी या इच्छित गुणित डीएनए की पहचान व अन्य सजीवों की कोशिकाओं में स्थानांतरण। तो ये प्रमुख 4 चरण हैं डीएनए पुनर्योजित तकनीक के। लेकिन हम सबसे पहले जो है लक्ष्य यानी इच्छित डीएनए का चयन, शोधन एवं पृथक्करण। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हमने चर्चा की, मान लीजिए किसी एक पादप में कोई अच्छा जीन है जिसको हमें दूसरे पादप में पहुंचाना है। तो सबसे पहले उस पादप की किसी एक पादप भाग में से एक कोशिका हम पृथक करेंगे। ये सभी कार्य एंजाइम्स के द्वारा होते हैं। उस कोशिका में से डीएनए को पृथक करेंगे और फिर उस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा तोड़ा जाएगा ताकि वह वाहक के साथ जुड़ सके। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में ही अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम क्या होते हैं? एक प्रारूपिक डीएनए अणु में न्यूक्लियोटाइडों के अनुक्रम पाए जाते हैं जो कि अनेक प्रकार के प्रोटीनों को कोडित करने का कार्य करते हैं। यहाँ जीनों की पहचान करने से हमारा तात्पर्य किसी विशेष प्रकार के प्रोटीन को कोडित करने वाली जीन न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम की पहचान करने से है। इस कार्य को एक विशेष प्रकार के एंजाइम संकुचन न्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से संपादित किया जाता है। भिन्न प्रकार के जीवाणु एवं उच्च वर्गीय सजीव प्रजातियों में अनेक प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पाए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य अपनी कोशिका के डीएनए की बाहरी डीएनए से रक्षा करने का होता है। इसके अतिरिक्त इन एंजाइम में अपने मात्रक डीएनए के विशेष अनुक्रमों की पहचान तथा इनको अलग करने की विलक्षण क्षमता भी होती है। इस प्रकार के एंजाइमों को इसलिए अनुक्रम विशिष्ट एंजाइम भी कहा जाता है। इसलिए डीएनए अणु का वह स्थल जहाँ का न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से तुल्यपरकता प्रदर्शित करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस बिंदु को काटकर अलग कर देते हैं। सामान्यतः अधिकांश रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्राय 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड लंबाई की क्षारीय अनुक्रमों की पहचान करते हैं, अर्थात ये पहचान की जाने वाली क्षारीय अनुक्रम में छोटी होती हैं। ये संकुचन एंजाइम पहचान किए गए अनुक्रम के साथ संबद्ध होकर डीएनए के दोनों सूत्रों को विशेष बिंदु पर काट देते हैं या अलग कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इसे डीएनए खंड अलग हो जाता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम या संकुचन एंजाइम तीनों एक ही हैं। इनका मुख्य कार्य तो है डीएनए को इच्छित स्थान से काटना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा याद रखना विद्यार्थियों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं यानी जीवाणुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और उन्हीं में से इनको पृथक किया जाता है, उन्हीं में से इनको अलग किया जाता है। उन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं यानी जीवाणुओं में इनका क्या कार्य है? ये उन जीवाणुओं की किसी बाहरी डीएनए से रक्षा करते हैं। यानी उन जीवाणुओं पे जब कोई बाहरी वायरस आक्रमण कर देता है तो ये उस वायरस के डीएनए को नष्ट कर देते हैं और इनकी जो बैक्टीरिया होती है उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार से वे एंजाइम जो डीएनए के दोहरे सूत्रों को किसी निश्चित बिंदु या स्थान से काटकर डीएनए को अलग अलग खंडों में पृथक करते हैं, उन्हें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। यानी डीएनए को निश्चित स्थानों से काटने वाले एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहलाते हैं। इनके बारे में सबसे पहले 1960 में डब्ल्यू ऑर्बर ने जीवाणु कोशिका में इनकी उपस्थिति बताई। तत्पश्चात 1970 में स्मिथ, नाथान्स व आर्बर ने प्रथम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम विकसित किया। इसके लिए 1978 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो स्मिथ, नाथान्स और आर्बर को इनके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अनेक प्रोकैरियोटिक सजीव कोशिकाओं से असंख्य प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों का विलयन किया गया है। इन एंजाइमों का संकुचन स्थल से अलग अलग होता है। ये विविध प्रकार के जीनों की पहचान करके इनको काट कर मुख्य डीएनए खंड से अलग कर देते हैं।
इस प्रकार रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों द्वारा किसी भी डीएनए अणु में उपस्थित जीनों की विशाल संख्या से इच्छित जीनों को पहचान कर उनको काट कर अलग करने का महत्वपूर्ण कार्य संपादित किया जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो होंगे जो किसी भी डीएनए को एक इच्छित स्थान से काटते हैं और उसके टुकड़े कर देते हैं। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं विद्यार्थियों, ये डीएनए को पैलिंड्रोम स्थल से काटते हैं। पैलिंड्रोम स्थल वो होता है जिसको हम आगे और पीछे से पढ़ें विपरीत दिशा में तो वो समान दिखाई दे। जैसे ये आप देख सकते हो, ये तो एक मिरर रिपीट हो गया, एक तो ये तो एक दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन पैलिंड्रोम विपरीत दिशा में समान होते हैं। इधर से जैसे हम पढ़ेंगे टी टी ए जी सी जी टी जी सी टी ए, इधर से पढ़ेंगे टी टी ए जी अंत ए से हो रहा है। तो डीएनए के ऐसे क्रम जो विपरीत दिशा में पढ़ने पर एक दूसरे के समान हों, पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहलाते हैं। इनके कुछ प्रमुख गुण इस प्रकार से हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी डीएनए खंड में केवल एक संकुचन या रेस्ट्रिक्ट स्थल की ही पहचान करता है। इन एंजाइमों द्वारा पहचाने जाने वाले संकुचन स्थल पैलिंड्रोम प्रकार के होते हैं। एक डीएनए खंड में उपस्थित समान प्रकार के संकुचन स्थलों की पहचान एक विशेष रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा ही की जाती है, किसी अन्य के द्वारा नहीं। डीएनए खंड के प्रकार से संकुचन स्थल की पहचान प्रभावित नहीं होती। तो ये इनके प्रमुख गुण हैं। जैसे ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये पैलिंड्रोमिक डीएनए प्रकार है, तो इसने इधर से भी और इधर से भी ए और जी के बीच में से इसको काट दिया, और फिर ये जो मुक्त सिरे रह जाते हैं इनको चिपचिपे सिरे या स्टिकी एंड कहते हैं। यहाँ पर जो वाहक डीएनए है वह आकर जुड़ जाता है। अब बात आती है इनका नामकरण। तो ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं विद्यार्थियों कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं यानी जीवाणुओं में पाए जाते हैं। तो इनका जो नाम होता है उसका पहला अक्षर जिस बैक्टीरिया में ये प्राप्त होते हैं, जिस बैक्टीरिया से ये मिलते हैं, उसके वंश का पहला अक्षर होता है। जैसे ई को आर है, तो यहाँ पे ई जो है वो ई कोलाई से प्राप्त हो रहा है, तो ई अक्षर को सबसे पहले लिया जाएगा। दूसरा और तीसरा जो शब्द होगा वो जिस बैक्टीरिया से ये प्राप्त हुए हैं उसकी जाति का होगा। इनको तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। इसी प्रकार से हिंड एफ है एक, तो एच यहाँ पर इसके वंश से और इन इसकी जाति से लिया जाएगा। फिर अगला जो नाम है ये इसका प्रभेद होता है, जो आर यहाँ पे है वो इसका टाइप है, और उसके बाद यह कौन सा एंजाइम प्राप्त हुआ है वह उसके बाद आता है। जो पहले 3 शब्द हैं यानी वंश और जाति से लिया गया उनको तिरछे अक्षर में लिखते हैं और बाद वालों को तिरछे अक्षर में नहीं लिखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।